पढ़ रहे हैं और इसमें हम 38 फोरिज्म पढ़ रहे हैं। सेकंड कंडीशन है डिसिमिलर डिजीज की। और इसमें तो दीपशिखा आप क्या कह रहे थे, अब बताओ। ये जो हम अभी इवन व्हेन इनोकुलेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वाला ये पढ़ रहे थे ना। हाँ बेटा, ये कह रहे थे जो सेकंड एग्जांपल दिया है उसी का कंटिन्यूएशन ही है। हाँ, इस क्योंकि फुल स्टॉप के बाद शुरू हुआ था ना सेंटेंस, तो इसमें दूसरा भाव भी आ गया। दूसरा भाव मुझे ऐसे आ गया कि जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा होगा मीजेल्स ब्रोक आउट हुई थी, स्मॉल पॉक्स लेटर ऑन आई थी, ठीक है। और उसमें ये बताया था कि जब तक ये स्मॉल पॉक्स अपना कोर्स रन करके ना चली गई तो मिजेल्स ने रिज्यूम नहीं करा अपने कोर्स को, भले ही चाहे उसका 7 डेज का था मिजेल्स का, और भले ही चाहे वो अपना कोर्स पूरा करके गई 14 डेज का। एक तो ये क्लियर कट थी वहां बात। पहले एग्जाम्पल में दूसरी बात क्लियर कट ये थी कि जब स्मॉल पॉक्स भले ही लेटर ऑन आई हो, मिजेल्स भले ही चाहे वो सस्पेंड हो गई हो, लेकिन इन बिटवीन मिजेल्स फिर से सुपरवीन कर गई स्मॉल पॉक्स को। तो फिर जब तक मिजेल्स ने सुपरवीन करके अपना कोर्स पूरा करके डेस्क्वामेशन तक ना हो गया मिजेल्स का, तो वो बचा हुआ कोर्स स्मॉल पॉक्स पूरा नहीं कर पाई। एक तो ये था पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में भाव ये आ रहा है डॉक्टर दीपशिखा कि इवन व्हेन द इनोकुलेशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स हैड टेकन अफेक्ट फॉर 6 डेज, भले ही चाहे आई हुई स्मॉल पॉक्स का इनोकुलेशन के बाद इफेक्ट 6 दिन तक भले ही चलता रहा हो, एंड द मिजेल्स देन ब्रोकन आउट, और उसके बाद मिजेल्स ब्रोकन आउट हुई हो, पहले से भी जुड़ रहा है और नई कंडीशन का भाव भी दे रहा, भले चाहे वो बल्कि पहले वाले से ज्यादा जुड़ रहा। आपकी बात सही आ रही है निकल के डॉक्टर दीपशिखा। क्योंकि पहले में लिखा है ना वो सस्पेंडेड हुआ 4 दिन के लिए, और इसमें लिखा है कि 6 दिन का कोर्स रन करने के बाद भी बाद वो सुपरवीन कर गई। भले चाहे वो सुपरवीन करी हो 6 दिन के बाद स्मॉल पॉक्स के प्रभाव के। कह रहे हैं द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनोकुलेशन रिमेन्ड स्टेशनरी, उसका जो स्मॉल पॉक्स का जो इन्फ्लेमेशन है इनोकुलेशन का वो स्टेशनरी हो जाएगा, एंड द स्मॉल पॉक्स डिड नॉट एंश्यो until the measles had completed its regular course of 7 days, और फिर वो थमी रहेगी स्मॉल पॉक्स जब तक ये 7 डेज का अपना कोर्स पूरा करके निकल ना जाए, और फिर उसके बाद स्मॉल पॉक्स का पूरा होगा। कहने का भाव यहाँ ये है ना। ये पहले वाला ही चला आ रहा था बेटा, हम अलग अलग करके समझने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, लेकिन बात यही है कि देखो ये दिखाई देगी हमें, ये इसे नूरा कुश्ती बोलते हैं। उसे नूरा कुश्ती में होता कभी वो पहलवान ऊपर कभी वो पहलवान ऊपर, कभी किसी का दाव चल गया कभी किसी का दाव चल गया। बिल्कुल, ये हमें मरीजों में दिखाई देगा। अच्छा, हम अल्टरनेटिंग डिजीज में पढ़ते हैं कई बार, अल्टरनेटिंग स्टेट्स। हाँ जी, तो अल्टरनेटिंग स्टेट्स इससे बहुत मेल खा रही हैं इन सब चीजों से। आगे कह रहे हैं एग्जाम्पल दूसरा ले रहे हैं कि इन एन एपिडेमिक ऑफ मीजेल्स दैट डिजीज अटैक्ड मैनी इंडिविजुअल्स ऑन द 4th or 5th day after the inoculation of smallpox and prevented the development of the smallpox until it had completed its own course, whereupon the smallpox appeared and proceeded regularly to its termination। कोई एक ऐसी एपिडेमिक भी देखी मिजेल्स की जहां पर ये डिजीज अटैक किया मैनी इंडिविजुअल्स को ऑन द 4th और 5th डे आफ्टर इनोकुलेशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स, यानी कि ये अब मिजेल्स बाद में आई है। जैसे लेटर ऑन पहले वाले एग्जांपल में स्मॉल पॉक्स आई थी, यहाँ पे मिजेल्स है बेटा, यही है देखना। जी। हाँ, मतलब ये उसी टाइप का हो गया कि स्मॉल पॉक्स का इनोकुलेशन हुआ, उसके चौथे 5वें दिन मिजेल्स का अटैक आया।
हाँ, अटैक किया। हाँ, है ना, यही तो तो इसी है वजह से, डॉक्टर सिमरन। हाँ जी जी, जी 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 हाँ जी जी, तो जी। जब मीजल्स का अटैक हुआ 4th और 5th डे आफ्टर, तो जो इनोकुलेशन स्मॉल पॉक्स के इनोकुलेशन के बाद कह रहे एंड प्रिवेंटेड द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स का डेवलपमेंट प्रिवेंट हो गया अंटिल इट हैड कंप्लीटेड इट्स ऑन कोर्स, जब तक मिजेल्स ने अपना कोर्स पूरा करना कर लिया। उसके उपरांत वेयर अपॉन, उसके उपरांत द स्मॉल पॉक्स अपीयर्ड एंड प्रोसीडेड रेगुलरली टू इट्स टर्मिनेशन। फिर ये मिजेल्स के जाने के बाद स्मॉल पॉक्स अपीयर हुई और इसने प्रोसीड करा या आगे बढ़ी रेगुलरली अपने टर्मिनेशन की तरफ। जी ये कंडीशन जब है जब दो न्यू डिसिमिलर डिजीज किसी पर्सन में आए और न्यू वन डिसिमिलर जो है वो स्ट्रोंगर हो पहले वाले से। द ट्रू स्मूथ है बेटा। बॉस जो फर्स्ट केस था ना, उसमें स्मॉल पॉक्स जब बाद में आया था तो स्मॉल पॉक्स स्ट्रॉन्गर था, हाँ, और बाकी जितने एग्जांपल्स दिए उनमें मीजल्स स्ट्रॉन्गर था, इसीलिए स्ट्रॉन्गर। स्मॉल मतलब उन पहले वाले का पहले कोर्स उससे रन करा। नहीं करने दिया, पहले हाँ, अपना कर लिया, उसके बाद जो है दूसरे पहले वाले ने दूसरा, जो हाँ, है अपना। वीकर वन का नंबर आया हाँ जी, हाँ जी। रिज्यूम करने का। हम्म, आगे कह रहे हैं द ट्रू स्मूथ इरेसिपिलेटस लुकिंग स्कारलेटिना ऑब्सिडम विद सोर थ्रोट was checked on the 4th day by the eruption of cowpox, which ran its regular course and not till it was ended did the scarlatina again establish itself. But on another occasion, as both diseases seem to be equal strength, the cowpox was suspended on the eighth day by the supervention of the true smooth scarlatina obsidum, and the red areola of the former disappeared until the scarlatina was gone, whereon the cowpox immediately resumed its course and went on to its regular termination. जी दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं यहां पर कि ट्रू स्मूथ एरिसिपिलेटस लुकिंग स्कारलेटिन ऑब्सिडम सोर थ्रोट के साथ आया। इस पे 27 फुटनोट है स्कारलेटिन ऑब्सिडम पे। इसमें कह रहे हैं वेरी एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड बाय विदरिंग एंड प्लेंसिस but differing greatly from the purpura, which is often erroneously denominated scarlet fever. It is only the late years that the two, which were originally very different diseases, have come to resemble each other in their symptoms. यहाँ पर एक नोट ये लिखा है कि कई बार स्कारलेट सॉरी वेरी एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड, ये जो विदरिंग और प्लेंसिस ने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा, परंतु डिफरिंग ग्रेटली फ्रॉम द परप्यूरा, एक परप्यूरा से इसको मिसगाइड कर मिस मैच कर लेते थे। परप्यूरा ब्रैकेट में कह रहे रूड वॉन्ग परप्यूरा, और ये एरिसिपेलेटस लुकिंग लाइक स्कारलेटिना एक ही बता रखा था, लेकिन बाद के सालों में बाद में देखा गया कि ये जो परप्यूरा with which is often erroneously dominated scarlet fever, परप्यूरा तो इसी को कह रहे हैं, ये स्कारलेटिना को शायद ये मिस एरोनियसली डिनोमिनेट कर दिया जाता था स्कारलेट फीवर के साथ। इट इज ओनली द लेट ईयर्स दैट द टू विच वर ओरिजिनली वेरी डिफरेंट डिजीज, स्कारलेट फीवर के बाद आने वाले जो रेड कलर है और ये स्कारलेटिना वाले जो है ये बिल्कुल अलग हैं, इनका ओरिजिन ही अलग होता है। पहले इनको एक ही श्रेणी में रख के लोग मानते थे, और एक क्योंकि इनके सिम्टम्स बिल्कुल एक से मिलते हैं, ये उन्होंने यहाँ खंडन किया है इस बात का। को किस किस के बीच में खंडन किया है? परप्यूरा और स्कारलेट फीवर।
इरेसिपिलेटस लुकिंग लाइक स्कारलेटिन ऑब्सिडम, और दूसरा स्कारलेट फीवर। ये दोनों अलग हैं जी। जी हाँ, ये जी परप्यूरा जी जी। इसी को बोल रहे हैं बेटे, स्कारलेट लुकिंग। हाँ, But इस was noted here एरिसिपिलेटस very को। accurately described by withering and pen, but differing greatly Denominate. from purpura. अच्छा अच्छा, ये इसको वाला, हाँ हाँ हाँ, परप्यूरा और स्कारलेट फीवर एक ही है फिर, है। नहीं was differing ये लिखा है differing greatly from purpura। ये हाँ, स्कारलेटिना जो है ये purpura से डिफर करता है, which is often erroneously dominated by scarlet fever। अगर डि- scarlet fever आएगा हाँ, तो वो नहीं, purpura को डिनोमिनेटेड, जिसको डिनोमिनेटेड। अच्छा अच्छा डिनोमिनेटेड है, हाँ हाँ erroneously denominated scarlet fever, ठीक है। हाँ, इसको It is only त्रुटिपूर्ण of तरीके late, से इसको स्कारलेट फीवर कह देते थे, है ना। हाँ हाँ जी। It is only of late years that the two, which were originally very different diseases, हाँ have come to resemble each other in their symptoms। हाँ मतलब डिजीजेस अलग हैं लेकिन इनके सिम्टम्स जो है काफी काफी रिजेंबल करते हैं। हाँ ये तो ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, लेकिन ऊपर तो ये कह के चले थे स्मूथ स्कारलेटिना, सॉरी एरिसिपेलेटस लुकिंग स्कारलेटिना ऑब्सिडम को, और यहाँ इन्होंने कह दिया परप्यूरा बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरिंग ग्रेटली फ्रॉम द परप्यूरा, विच इज ऑफन erroneously denominated scarlet fever। हम्म चलो खैर, भाव ये है कि स्कारलेट फीवर को और इसको एक मान लेते थे, ये अलग अलग हैं दोनों बिल्कुल, क्योंकि सिम्टम्स एक से हैं, तो इसलिए इनको एक तरह से ट्रीट करते थे पहले। बाद में पाया गया कि इनका ओरिजिन भी बिल्कुल अलग अलग है जी। जी जी जी। हेलो। हाँ जी बॉस, यही लग हाँ रहा है। हाँ, तो कहाँ थे हम हाँ, यही थे। द ट्रू स्मूथ एरिसिपिलेटस लुकिंग स्कारलेटिन ऑब्सिडम विद सोर थ्रोट वाज चेक्ड ऑन द फोर्थ डे। ये फोर्थ डे ये चेक कर दिया जाता है बाय द इरप्शन ऑफ काउपॉक्स विच रैन इट्स रेगुलर कोर्स, जो फिर अपना रेगुलर कोर्स करता है। एंड नॉट टिल इट वाज एंडेड डिड द स्कारलेटिना अगेन एस्टेब्लिश इटसेल्फ, और जब तक इसका कोर्स का एंड नहीं हो जाता रेगुलर कोर्स का काउपॉक्स के, तब तक ये स्कारलेटिना दोबारा से एस्टेब्लिश नहीं कर पाता अपने आप को। बट जी ऑन अनदर ओकेजन, परंतु दूसरी एक ऐसी घटना देखी गई, दूसरा मौके पर यह पाया गया, एज बोथ डिजीज सीम टू बी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, जब ये दोनों डिजीज इक्वल स्ट्रेंथ के महसूस हुए ये थे, द काउपॉक्स वाज सस्पेंडेड ऑन द 8th डे बाय द सुपरवेंशन ऑफ द ट्रू स्मूथ स्कारलेटिना ऑब्सिडम। तो जब ये पाया गया, जब ये दोनों बराबर की स्ट्रेंथ के थे, तो ये काउपॉक्स फिर रेगुलर कोर्स नहीं कर पाया और ये सस्पेंड करना पड़ा इसने अपने आप को। ये सस्पेंडेड हो गया 8वें दिन सुपरवेंशन होने की वजह से ट्रू स्मूथ स्कारलेटिन ऑब्सिडम के। एंड द रेड एरियोला ऑफ द फॉर्मर डिसअपियर्ड, और जो रेड एरियोला थे काउपॉक्स के वो डिसअपियर हो गए जब तक स्कारलेटिना वाज गॉन, जब तक स्कारलेटिना नहीं चला गया, जब तक वो डिसअपियर रहे। वेयर ऑन द काउपॉक्स इमीडिएटली रिज्यूम्ड इट्स कोर्स एंड वेंट ऑन टू इट्स रेगुलर टर्मिनेशन, और उसके बाद फिर वो रेड एरियोला काउपॉक्स के फिर आए होंगे संभवतः, रिज्यूम किया उसने कोर्स को, और वो फिर रेगुलर तरीके से टर्मिनेट हुआ काउपॉक्स फिर। तो यहां ऐसा भी पाया गया। आगे कह रहे हैं एग्जांपल, द मीजल्स सस्पेंडेड द काउपॉक्स ऑन द 8th डे when the cowpox had nearly attained its climax. The measles broke out. The cowpox now remained stationary and did not resume and complete its course until the desquamation of the measles had taken place, so that on the 60th day it prevented the appearance it otherwise would have shown
on the 10th day as Cortum observed. देखो इसमें कोई तय नहीं हो रही है बात कि कब सप्रेस होगा, कब सस्पेंड होगा। काउपॉक्स लगभग अपना कोर्स पूरा ही करने वाला था कि मिजेल्स ने अपने उसको सुपरवीन कर दिया, तो उसने उस टर्मिनेशन के टाइम को पूरा करते करते ही उसे थमना पड़ा 16वें दिन। हाँ, सो दैट 16th डे तो ये अपियर हुआ फिर बेसिकली, क्योंकि वो पहले क्या था, काउपॉक्स के कितने दिन तक था, काउपॉक्स 8वें दिन, 8वें दिन काउपॉक्स के 8वें दिन मिजेल्स आया था, और फिर मिजेल्स ने अपना 7 दिन का कोर्स पूरा करा, फिर 8 और 7 15 दिन हो गए। तो जब पूरा कर लिया मिजेल्स ने तो फिर 16वें दिन फिर ये वापस आया काउपॉक्स, है जी। जी जी जी। सो दैट ऑन द 16th डे इट प्रेजेंटेड द अपीयरेंस, फिर इसने अपनी उपस्थिति 16वें दिन दिखाई, क्योंकि इस बीच में 7 दिन तक मिजेल्स ने इसको ऊपर नहीं आने दिया। इट अदरवाइज वुड हैव शोन ऑन द 10th डे एज कॉर्टम ऑब्जर्व। नहीं तो ये 16वें दिन भी दिखाई दिया, नहीं तो ये 10th डे तक ही हो जाता पूरा इसका मतलब। फिर तो काउपॉक्स का ये कोर्स कितने दिन का है, 10 दिन का, 16 दिन का? कॉटम साहब के हिसाब से तो ये 10 दिन का ही कह रहे कि अदरवाइज वुड हैव शोन ऑन द 10th डे। एक बार देखना बेटा, 6 काउपॉक्स का देखना 12 weeks। कितना बेटे? ये तो 7 से 12 दिन बॉस इसमें लिख के आ रहा है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ फॉर काउपॉक्स इज यूजुअली 7 to 12 days। ओके, इंक्यूबेशन तो वो होता है अपीयर होने से जस्ट पहला। हाँ जी, हाँ जी, कोर्स, वही है। टोटल कोर्स ऑफ स्मॉल काउपॉक्स। टोटल कोर्स तो इसमें बड़ा अजीब सा दिखा रहा है, 6 से 12 हफ्ता। वो तेरी Cowpox is a viral infection that usually heals on its own within 6 to 12 weeks। ओके, चलो खैर, तो इनके तो हम मोटा मोटा जनरल भाव उठाएंगे कि स्मॉल पॉक्स को फिर मिजेल्स की वजह से रुकना पड़ा, और एक बहुत अच्छा इसमें वो निकल के आ रहा है पॉइंट। अभी आप कह रही थे, डॉक्टर सिमरन शायद कह रही थी कि, या डॉक्टर दीपशिका के, स्मॉल पॉक्स ने तो एक जगह सुपरवीन करा, लेकिन उसके बाद तो देख रहे हैं कि मिजेल्स ही सुपरवीन कर रहा है उसको, कह रहे थे ना। कंक्लूड ऊपर 2 एग्जांपल में ऐसे ही हो रहा था। हाँ, तो अब आप ये देखिए कि कौन सा सिफिलिस है, कौन सा साइकोसिफिलिस है। तो मिजेल्स जो है ये सिफिलिस है, और काउपॉक्स, चिकन पॉक्स ये साइकोसिफिलिस है। तो साइकोसिफिलिस जो है वो लेस स्ट्रोंगर देन सिफिलिस। तो ये जो बड़े सर बोलते थे कि तमिलनाडु और केरल को लेके, केरल में मिजेल्स होता, तमिलनाडु में चिकन पॉक्स होता, उल्टा भी हो सकता है उनके एग्रेशन के हिसाब से। तो कहते थे वो लोग जहां मिजेल्स होता वहां सिफिलिटिक लोग हैं, एग्रेसिव हैं, वायलेंट हैं, और जहां पर चिकन पॉक्स होता है वहां साइकोसिफिलिटिक लोग हैं। तो वो यहाँ भी पता चल गया कि मिजेल्स वाकई स्ट्रोंगर मियाजम है देन काउपॉक्स। बस इसके साथ हमें ये भी देखना होगा ना कि जो नया डिसिमिलर डिजीज है वो बाद में जो आ रहा है वो स्ट्रॉन्गर है, ये कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये जो बाद में डिजीज आ रही है हर बार हर केस में ये स्ट्रॉन्गर है। जैसे पहले केस में मीजल्स तो पहले थी, लेकिन स्मॉल पॉक्स जो बाद में आया था वो स्ट्रॉन्गर था, इसलिए उसने मीजल्स को और बाकी केसेस में मीजल्स बाद में आ रही है, इसलिए मीजल्स वहां पे स्ट्रॉन्गर है और वो उसको सस्पेंड कर रहा है। हाँ, नहीं बात आपकी अपनी जगह सही है, जो ये एफोरिज्म हमें बताने की कोशिश कर रहा आप वही है बिल्कुल। लेकिन चूंकि एग्जाम्पल्स में ज्यादातर मिजेल्स ने दबाया हुआ है स्मॉल पॉक्स को, एग्जाम्पल्स में ज्यादातर पॉक्स है बेटा, बाद में आने की वजह से, बाद में आने की वजह से कह रहे हो ना आप। तो
बाद में भी और स्ट्रॉन्गर भी है। हाँ, स्ट्रोंगर वन है तभी दबा पाया, हम्म क्योंकि ये भाव बड़े सर से मैच कर रहा था, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ ये ऐसा भी लग रहा है। जी जी तो आगे कह रहे हैं कि इवन आफ्टर द मीजल्स हैड ब्रोकन आउट द काउपॉक्स इनोकुलेशन टुक अफेक्ट but did not run its course until the measles had disappeared, as Cortum likewise witnessed. लो जी, ये इसका भी खंडन हो गया, हमारी बात जो कर रहे थे। भले ही मीजेल्स के बाद काउपॉक्स, मीजेल्स के ब्रोकन आउट होने के बाद काउपॉक्स भले ही बाद में आया हो, अपना असर दिखाया हो, परंतु काउपॉक्स ने अपना कोर्स तभी पूरा किया जब मीजेल्स ने पहले कर लिया। समझ रहे हो? जी बिल्कुल। Even after measles had broken out, the cowpox inoculation took effect, but did not run its course until the measles had disappeared. लेकिन काउपॉक्स अपना काम को पूरा नहीं कर पाया जब तक मीजेल्स डिसअपियर ना हो गया हो अपना कोर्स पूरा करके। तो यहाँ फिर मीजेल्स स्ट्रोंगर वन है। जी 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 30 फुटनोट पे रेफरेंस दे रखा किसी पॉइंट का। आगे कह रहे हैं, I myself saw the mumps, angina parotidia immediately disappear when the cowpox inoculation had taken effect and had nearly attained its height. It was not until the complete termination of the cowpox and the disappearance of its red areola that this febrile tumefication of the parotid and submaxillary gland that is caused by the peculiar miasm reappeared and ran its regular course of 7 days. इस एग्जाम्पल में मम्स पे भारी पड़ गया काउपॉक्स। कह रहे मैंने खुद देखा कि मम्स जो हैं, जो एंजाइना पैरोटिडिया भी जिनको कहते हैं, इमीडिएटली डिसअपियर हो गए जब काउपॉक्स हुआ और उसका हेलो जी बहुत हाँ, तो कह रहे मैंने खुद देखा कि मम्स जो है वो डिसअपियर हो गए इमीडिएटली जब काउपॉक्स इनोकुलेट हुआ और हैड टेकन इफेक्ट एंड हैड नियरली अटेंड इट्स हाइट, और फिर उसने काउपॉक्स ने अपनी हाइट को अटेन किया। इट वाज नॉट अंटिल कंप्लीट, जब तक इसने अपने आप को कंप्लीट करके टर्मिनेट नहीं कर लिया काउपॉक्स ने, वो डिसअपियर नहीं हो गया, उसके रेड एरियोला तक जब तक नहीं चले गए इस फेब्राइल ट्यूमिफिकेशन ऑफ द पैरेट। हाँ, तो जब तक वो नहीं चले गए तो ये जो फेब्राइल ट्यूमिफिकेशन और पैरोटिड ग्लैंड था या सबमैक्सिलरी ग्लैंड था, जो कि एक पिक्युलर मियाज्म की वजह से होता है, ये रिअपियर नहीं हुआ तब तक, या कहिए कि उसके जाने के बाद ये रिअपियर हुआ और इसने अपना रेगुलर कोर्स को पूरा किया 7 डेज के। तो कहने का भाव फिर ये यही है कि मम्प्स के ऊपर भारी पड़ा काउपॉक्स और काउपॉक्स के ऊपर भारी पड़ता है मीजल्स। एंड thus it is with all dissimilar diseases. आगे रिमार्क दे रहे हैं, फाइनल कह रहे हैं कि इस तरह से सभी डिसिमिलर डिजीज के साथ है ये घटना, ये बातें। द स्ट्रोंगर सस्पेंड्स द वीकर, तो ये बात सभी डिसिमिलर के साथ लागू होगी कि स्ट्रोंगर सस्पेंड करेगा वीकर को। ब्रैकेट में कह रहे हैं व्हेन दे डू नॉट कंप्लीट वन अनदर which is seldom the case with acute diseases, but they never cure one another. वो सस्पेंड तो कर देगा वीकर को लेकिन कभी भी क्योर नहीं करेंगे एक दूसरे को। और ब्रैकेट में ये कह रहे हैं कि when they do not complete one another, जब एक दूसरे को अगर वो कंप्लीट नहीं करने देंगे, which is seldom the case with acute disease, ये कभी कभी acute disease ऐसे हो जाते हैं कि ना वो पूरा करने दे रहा दूसरे के काम को, ना वो करने दे रहा, तो वो फिर इंसान को है बेटू कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं ना, फिर वही बात है। कंप्लीट कर लो या कॉम्प्लिकेट कर लो, कॉम्प्लिकेट बिल्कुल आप सही है, वर्ड में अपना करेक्ट करता हूं। वे व्हेन दे डू नॉट कॉम्प्लिकेट वन अनदर
विच इज सेल्डम, यदि वो कॉम्प्लिकेट ना कर दें, जो कभी कभार हो भी जाता है एक्यूट केस में, एक्यूट डिजीज में कभी कभी कॉम्प्लिकेट भी कर जाते हैं स्थिति, तो वो एक दूसरे का कोर्स को पूरे करने देते हैं जब तक वो कॉम्प्लिकेट ना कर पाए। अगर वो कॉम्प्लिकेट कर गए तो, जो कि कभी कभी होता भी है, तो यहां मरीज कहते हैं ना, उनके एक कहावत है कि वो जो जब दो सांड लड़ते हैं तो नुकसान फसल का हो जाता है, तो उनके चक्कर में ऑर्गेनिज्म जाता रहता है फिर। अदरवाइज अगर वो कॉम्प्लिकेट ना करें तो एक कोर्स को पूरा करके दूसरा कोर्स करता है, अक्सर ये एक्यूट डिजीज में देखा जाता है जी। जी जी। हालांकि अभी हमारे सामने ऐसा एग्जांपल आया नहीं कि कहीं दोनों ने आपस में दाव फंसा लिए हों, हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी है बेटा, जी जी। पॉसिबिलिटी जरूर है, एग्जाम्पल भी कहीं ना कहीं आ जाएगा, क्योंकि दो सांड के लड़ाई में फसल का तो नुकसान होते हुए खूब देखा गया। नहीं, वैसे तो कॉमन बात यही कह दी कि यदि एक्यूट डिजीज आपस में कॉम्प्लिकेट ना करें, जो कभी कभार कर जाते हैं, तो फिर ये स्ट्रोंगर वन जो है वीकर वन को सस्पेंड कर देता है, परंतु कभी भी उसे क्योर नहीं करता। एक दूसरे को क्योर करने जैसा इफेक्ट ये नहीं डाल सकते, ला सकते। तो काफी लंबा भी था और बड़ा अच्छा सा क्लियर भी हुआ, कोई डाउट मुझे नहीं लग रहा हो हमारा। और अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो बात कर सकता है भाई। हेलो, किसी का कोई सवाल है? डॉक्टर दीपांशी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रीति जी, अमित पाल भाई शायद चले गए हैं जी। हेलो, हाँ जी सर। हाँ सर, कोई बात बताओ। सर जैसे किसी का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है, हाँ, तो सर जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व के वक्त पे जो डिसीज आती है, तो सर क्या उसको जीसीएस देना होता है या फिर वो सेल्फ लिमिटिंग होती है? देखो, अगर हम एसबीएस की बात करें तो एसबीएस का जो मकसद है डॉक्टर चौहान, यस सर। वो सेल्फ को हीलिंग करने की प्रक्रिया है बॉडी की। यस सर। तो फिर वहां हमारे दो ड्यूटी बनती है एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन। अगर वो एसबीएस लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, एक्यूट है, तो उसे निकल जाने दें एसएल दे करके, क्योंकि बॉडी खुद को हील कर ही रही है। यस सर। एक बात। दूसरा कदम हमारा यहां होगा, यदि वही एसबीएस लाइफ थ्रेटनिंग तो है नहीं लेकिन बार बार रिकरेंट हो रहा, तो यहां हम इंटरफेयर करेंगे उसकी एंटीसोरिक निकाल के, उसकी सिमिलीमम निकाल के, पेशेंट की इंडिविजुअलिटी के आधार पर यहां होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे। ये दूसरी कंडीशन हो गई साहब। यस सर। और तीसरी कंडीशन ये है कि यदि उसकी हीलिंग प्रोसेस, उसका एसबीएस, उसका लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है, यस सर, तो वहां पे हमें मेडिसिन देंगे जो उसको सूदिंग में करेगी, सूदिंग लाएगी उसको, उसकी इंटेंसिटी को हमारा प्रेस्क्रिप्शन थोड़ा सूदिंग कर देगा। सूदिंग करने के पीछे कारण बताओ अब आप, कैसे कर देगा सूदिंग? चाहे वो एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक भी हो, हमारी होम्योपैथिक सिमिलीमम किसी भी एसबीएस को सूदिंग क्यों कर देती है डॉक्टर सिमरन? बहुत सिमिलर डिसीज जब आती है, वही हम इससे भी तो रिलेट कर सकते हैं। अभी जो हम पढ़ ही रहे हैं कि एक ऑलरेडी हम जब सिमिलिमम देंगे तो हमारा कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर वन रहेगा, और वो उस जो ऑलरेडी प्रेजेंट हमारी ये कॉन्फ्लिक्ट। हाँ हाँ बेटे, ये आपने होम्योपैथिक प्रिंसिपल की तरह से बता रहे हो आप। मेरे को मॉडस ऑपरेंडी बताओ, अंदर बॉडी में क्या चल रहा है। बेसिकली हम करते क्या हैं? हाँ, हम करते क्या हैं? हम डिजीज ही तो पैदा करते हैं अंदर। तो जब हम सिमिलर डिजीज पैदा करेंगे तो एक दूसरा हमारी मेडिसिन के लिए एसबीएस चालू हो जाएगा जी जी, मतलब टेम्परेरीली।
हम्म। तो ये कुछ ऐसे आएगी जैसे कि वो था सिंपैथिकोलिटिक वाला पार्ट काम जी करेगी। जी बिल्कुल। हम्म। तो बेसिकली जो वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हीलिंग चल रही थी डॉक्टर चौहान, यस सर। एक पैरेलल दूसरा अटैक आने से, आर्टिफिशियल अटैक आने से वहां पर वो जो एसबीएस था नेचुरल डिजीज का, वो इंटेंसिफाइड नहीं होता हीलिंग क्राइसिस में, हीलिंग में इतना ज्यादा नहीं जाता, थोड़ी सी हीलिंग क्राइसिस की तरफ को आता, लेकिन वो नेचुरल हीलिंग क्राइसिस से अलग है। जो मैं भाव पकड़ रहा हूं, आप मुझे क्लियर करें, सब लोग आप समझ रहे हैं जो मैं बात करना चाह रहा हूं डॉक्टर दीपशिखा। जी बेसिकली जी जी वो जो नेचुरल एसबीएस चलता है डॉक्टर चौहान, उसको यस सूदिंग करती है हमारी सिमिलीमम। अब वो जो सूदिंग यस करती है उसकी जो इंटेंसिटी नॉर्मलाइज करके उसको पास ऑन कर देती है, या उसके प्रोसेस को और हैस्टन कर देती है, उस रूप में होम्योपैथिक रेमेडी या सिमिलीमम उसके मददगार होती है। लेकिन यहाँ बस यहाँ दो तीन बात वही है कि यहाँ हम कब इंटरफेयर करें कब ना करें ये जरूर देख लें। यदि कोई एक्यूट ऐसा है कि वो अपने आप ही रिजोल्व हो जा रहा है, तो यस आप सर। उसे होने दें। दूसरा यह है कि एक्यूट भले ही है लेकिन बार बार हो रहा है साहब, तो वहां फिर एंटीसोरिक जरूर दें, यहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन देने की जरूरत पड़ेगी, है जी। यस सर। डॉक्टर बस दीपशिका एक कुछ और कह रही है। चीज हाँ इसमें एक और चीज ऐड करेंगे कि जब डिजीज स्टेट में होती है बॉडी, तो बॉडी की बहुत सारी एटीपी वो यूटिलाइज हो रही होती है वो डिजीज से लड़ने के अगेंस्ट उस केस में। तो जब आर्टिफिशियल डिजीज आती है और वो उसको ओवरकम करती है, उस जगह को लेती है, तो हमारी एटीपी रिलीज बच जाती है, और उससे भी बहुत सूदिंग इफेक्ट आएगा। जो हमें हाँ, अभी डिजीज से लड़ने में काम आ रही थी, वो अब बॉडी की हीलिंग में काम आना शुरू हो जाती है, वो एक्टिव उसको प्रोसेस एनर्जी को तोड़ देती है। देती है हमारी रेमेडी। हमारी रेमेडी एक्टिव प्रोसेस को तोड़ देती है, फिर वो पैसिव का पार्ट बच जाता है ना। जी 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 बस। बहुत ही जी बस खूबसूरत इसमें फिर एग्जाम्पल हम दीपशिखा ने लोग दिया भाई, ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जैसे ही हमारी वो जो एसबीएस चल रहा था किसी भी डिजीज का, उसके पीछे कोई परसेप्शन था, और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व कह रहे हैं, हालांकि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होने का भाव यहाँ परसेप्शन के रिजोल्व होने जैसा है, अदरवाइज वो एसबीएस में ही नहीं आता। लेकिन यहाँ बहुत अच्छी बात डॉक्टर दीपशिका आपने ये कही कि जब उसको राइट रेमेडी देंगे तो उसका जो एक्टिव प्रोसेस है या उसका जी जो परसेप्शन है वो तुरंत तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाता है। तो जो एटीपी एक्टिव प्रोसेस में, डिजीज प्रोसेस में वो हो रहे थे, कंज्यूम हो रहे थे, इन्वॉल्व। वो जी बच जी गए। जी तो एक तो बंदा वेल बीइंग फील करता था, तुरंत के तुरंत एनर्जेटिक फील करता है। दूसरा वही एनर्जी उसकी हीलिंग को या उसके एसबीएस को तेजी से कवर करने में मदद करती है, जल्दी से रिजोल्व होने में मदद करती है उसको, उस हीलिंग फेज को। यही तो है ना डॉक्टर दीपशिका, और जी कुछ कह बस रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल यही, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बस। डॉक्टर सिमरन आप कुछ कह रहे हो इसमें? नहीं नहीं बॉस, यही है बिल्कुल, अच्छा दोनों डॉक्टर वही चौहान सेम क्लियर हुई बात? मायने। डॉक्टर चौहान, जी यस सर। यस सर। जरूरी हो तो ही इंटरफेयर करना है सर। नहीं वो तो पहले वाली बात पे आप हो, लेकिन ये क्लियर हुई जो डॉक्टर दीपशिका ने बात रखी, कैसे यस कैसे सर। होता यस है। सर। दीपशिका एक बार फिर से बताओ बेटा, बहुत बस जब हम बॉडी डिजीज स्टेट में होती है, तो बॉडी की बहुत सारी एनर्जी जो एटीपी होती है वो कंज्यूम हो रही होती है डिजीज के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और वहां पे जो डिजीज स्टेट से एटीपी, इसी वजह से जो वीकनेस और हम वो फील करते हैं, जैसे ही हम मेडिसिन देते हैं और एक आर्टिफिशियल डिजीज आती है, तो वो जो एक्टिव प्रोसेस था जो पहले चल रहा था, वो अब वो अब पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस बॉडी की एटीपी को कुछ उसमें अलग से नहीं करना होता है, वो रिलीज हो जाती है। पहले तो जब वो बचती है जो डिजीज के अगेंस्ट लड़ रही होती है, वहां पे हमें वेलबींग फील होता है, और जो बची हुई एटीपी है अब वो हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करती है। तो हमें जो वेलबींग फील होना या जो अच्छा महसूस हो रहा है या जो हम ठीक हो रहे हैं, वो प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता मतलब वो हाँ स्टार्ट हो जाती है।
हाँ हाँ, डॉक्टर सिमरन कुछ कह रही हैं? मतलब बॉस मैम ने वो वही जैसे आपने यहाँ पे हम थोड़ा सा और खोल सकते हैं। मैम ने कहा कि वो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है, बट वो पैसिव में क्यों कन्वर्ट हो जाता है उसका आंसर आप समझाते हुए बोल रहे थे कि एक तो उसका वहां से परसेप्शन हाँ हमने वहां से करेक्ट करा, प्लस एट द सेम टाइम जो हम देख रहे हैं जब हमने बाहर से स्ट्रॉन्गर डाला तो वो ऑटोमेटिकली साइलेंट बैठ जाती है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिसीज होती है। तो दोनों फैक्टर इसको पैसिव करने में काम करे और फिर उसके बाद हमारा जो मैम ने आगे प्रोग्रेसिवली एक्सप्लेन करा कि वो एटीपी कंजर्व करके उसने हीलिंग में लगा दी। तो वो हाँ, आपने जो बोला और मैम का दोनों मिलके वो प्रॉपर थोड़ा सा समझ में आया, मतलब इसमें बेटर एक बात एक्सप्लेन और किया। समझो फिर अब। बहुत हाँ खूबसूरत बात समझो डॉक्टर चौहान। यस सर। हमारी बॉडी में ग्रोथ एक्सिस होते हैं, ग्रोथ एक्सिस, ग्रेडियंट होते हैं हेल्थ के। जी बॉस। जो ग्रोथ एक्सिस होते हैं, जो फ्लो होता है हमारा न्यूट्रिशन, हमारी एनर्जी, वो पैसिव पैसिव फ्लो है, पैसिव पैटर्न पे काम करती है हमेशा, उसमें कभी भी कोई ऊर्जा नहीं लगती। जो हेल्थ एक्सिस है और जो डिजीज है ये अगेंस्ट अगेंस्ट ग्रोथ एक्सिस के काम करता है। डिजीज हमेशा एक्टिव प्रोसेस होता है और रिकवरी या हीलिंग हमेशा पैसिव प्रोसेस होती है। एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस पढ़े थे सर हमने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, याद है आपको? बायोलॉजी में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, डॉक्टर बिल्कुल चौहान से मैं बात कर रहा हूं। डॉक्टर चौहान, सर एक्टिव प्रोसेस एनर्जी कंज्यूमिंग होते थे। जैसे उदाहरण हम यस पढ़ते थे कि पानी को नीचे से ऊपर ऊंचाई की तरफ ले जाओ तो ये एक्टिव प्रोसेस है, उसमें एनर्जी कंज्यूम होगी। अगर ऊपर से पहाड़ से या ढलान पे नीचे को पानी छोड़ो तो उसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, पानी को नीचे तक पहुंचाने में, वो पैसिव प्रोसेस है। हाँ, नीचे से ऊपर लगाने जाने के लिए बहुत एक पंप ठीक का है या एक सर? मोटर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो अब डिजीज हमेशा एक्टिव प्रोसेस होते हैं। तो डिजीज एक्टिव प्रोसेस होते हैं तो इसलिए ये हमेशा एटीपी कंज्यूम करके ही आगे बढ़ते हैं। यस सर। और जब मेडिसिन देते हैं तो आपने डिजीज परसेप्शन तुरंत हटा दिया, तुरंत वो वहां से एनिलेट कर दिया, तो एक्टिव प्रोसेस तो तत्काल प्रभाव से हो गया चेक, मेडिसिन जाते ही। जब तत्काल प्रभाव से मेडिसिन जाते ही वो चेक हो गया तो एटीपी का कंजम्पशन अभी हो रहा है या नहीं? अब उतना डिजीज के लिए नहीं हो रहा। नहीं हो रहा सर। तो वो जो एटीपी बचे वो आपकी मेडिसिन के देते के साथ ही जो वो है डायरेक्शन ऑफ क्योर में है ना, सबसे पहले मेडिसिन का क्या संकेत है कि सही है या गलत है, कि वेल बीइंग फील करता है मरीज, एनर्जेटिक फील करता है, तो वो एनर्जी वहां से आई बच के। एक बात। दूसरा, अब ये जो हीलिंग प्रोसेस चल रहा है उसका, ये पैसिव प्रोसेस है तो इसमें एनर्जी कंज्यूम होती नहीं है क्योंकि ये सब डिस्चार्ज है। यस सर। पैसिव प्रोसेस अगर हीलिंग हम ले, यहाँ गुंजाइश है समझने की डॉक्टर दीपशिखा, आप हो सकते हो इसमें एक दो पॉइंट जोड़ो, लेकिन हीलिंग प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम हुई नहीं, तो इसलिए यहां पर फिर वो बंदा एनर्जी बचाते हुए, हेल्थ को हमेशा अटेन करते हुए निकल लेता है उस डिजीज से। अब हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या काम करेगी? ये यही काम हो रहा है हमारा नेचर में भी, नेचर में हो रहा है, लेकिन चूंकि वो सिमिलिमम के आधार पे नहीं हो रहा है तो वहां बेसिकली वो बॉडी या वाइटल फोर्स उसको पैलिएट कर रहा है डिस्चार्ज करके, लेकिन वहां एक्टिव प्रोसेस चेक नहीं हुआ, टूटा नहीं, जो कि होम्योपैथिक राइट रेमेडी से, राइट मेडिसिन से टूट जाएगा। तो इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन का इंटरफेयर करना वहां लाभदायक होता है यस सर। है ना? तो ये बहुत सही आपने बॉस बताया कि अदरवाइज तो हम लोग मोस्टली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हीलिंग मतलब प्रोसेस में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व तो हो ही गया होता है, बट बॉडीली हीलिंग प्रोसेस चल रहा होता है, वही प्रॉब्लम कंज्यूमिंग हो मतलब प्रॉब्लम टेकिंग होता है, बट वो प्रोसेस चेक तो नहीं होता, थोड़ा थोड़ा तो चलता ही रहता है, उसको चेक करने के लिए
और अगर क्रॉनिक है उसका मियाज़म तोड़ने के लिए तो हमें करना ही पड़ता है हाँ, कहीं ना हमें कहीं हमें अपना स्टेप उठाना पड़ेगा। और आप अपनी इंटरवेंशन अपने उस वर्ड को याद करो, सेंसिटिविटी ऑप्टिमाइज नहीं हुई है उसकी। ऑप्टिमाइज एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व तो हो गया, लेकिन सेंसिटिविटी ऑप्टिमाइज नहीं हुई है, ससेप्टेबिलिटी नहीं गई है, जो कि जाएगी राइट रेमेडी से। जी और बिल्कुल उसके बाद फिर रिलैप्स कभी नहीं होगा, जो राइट रेमेडी होगी। पहले केस में रिलैप्स होने के भी हाँ, चांसेस रिलैप्स नहीं होगा। बिल्कुल यस सर, यस। बहुत अच्छे से खुल गई बात अब बाद में आके। हाँ बिल्कुल चलो यहीं रुकते हैं फिर, हैं? जी 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 बॉस। जी ओके, बॉस सबको नमस्ते भाई, सबको हैप्पी संडे, सबका धन्यवाद। हैप्पी संडे बॉस हाँ, बॉस राम राम बेटा। राम 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 राम। बॉस, राम राम। राम।